हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के अंदर कुछ ऐसा है जो शायद लोगों को नजर नहीं आ रहा है, और अगर नजर भी आ रहा है तो वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे एलिगेशंस हैं जो शायद अगर प्रूव हो जाते हैं तो इंडियन स्टॉक मार्केट में आने वाले दिन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप अगर एक ट्रेडर हैं या फिर एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इस रिपोर्ट को बारीकी से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं इस वीडियो में इस रिपोर्ट का आपको एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। लेकिन हो सकता है इस एक्सप्लेनेशन को देने के बाद मेरे चैनल से ये वीडियो डिलीट हो जाए, लेकिन फिर भी आपका ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। तो ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और सबसे पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है कि हिंडनबर्ग कौन है जिसके बारे में इतनी बात हो रही है। ये कौन लोग हैं, क्या करते हैं ये लोग, इनका काम क्या है। देखो, ये बेसिकली फाइनेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, और दूसरी चीज ये शॉर्ट सेलर्स हैं। शॉर्ट सेलर्स क्या होते हैं? जो मार्केट के गिरने पर पैसा बनाते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, कंपनीज में सबसे पहले तो शॉर्टिंग पोजीशंस बनाते हैं जिन कंपनीज में इन्हें लगता है कि कुछ उलटफेर है, मतलब जिनमें इनको लगता है कि यार कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है, डाउटफुल है ये। तो ये क्या करते हैं, उसमें पहले शॉर्टिंग पोजीशंस बनाते हैं और साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं कि इस कंपनी में क्या गलत है, पूरी रिसर्च करते हैं और फिर एक रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें वर्ल्ड वाइड इनकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उस रिपोर्ट की। लोग उसको मतलब उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उससे एक सेंटीमेंट चेंज हो जाता है। जब रिपोर्ट निकलती है, ये प्रूफ्स देते हैं, तो जो इनकी पोजीशन इन्होंने महंगा बेच रखा है, मार्केट का शेयर गिर जाता है जिस कंपनी के शेयर के ऊपर ये रिपोर्ट निकालते हैं, और ये नीचे सस्ते में बाई करके अपना प्रॉफिट बना लेते हैं। ये हिंडनबर्ग का काम है, ठीक है। तो ये फ्री में नहीं कर रहे हैं, ये फाइनेंस इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है जो इन्वेस्टिगेशंस करते हैं डाउटफुल कंपनीज के ऊपर और शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं। ये हिंडनबर्ग है। अब हम बात करेंगे कि इनकी इतनी इंडिया के ऊपर इतनी क्या बातचीत हो रही है। ये तो न्यूयॉर्क की यूएसए की फर्म है, तो फिर इंडिया में क्या हो रहा है? बेसिकली जनवरी 2023 में इन्होंने अडानी के ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी। बीच में शायद आपने सुनी हो या ना सुनी हो कि अडानी जी के ऊपर भी इनकी एक रिपोर्ट निकली थी जिससे अडानी के शेयर्स 30 से 50% गिर गए थे, और इन्होंने उसमें भी कमाया था। इन्होंने शॉर्ट सेलिंग पोजीशंस बनाई थी। इन्होंने क्या बोला था उस रिपोर्ट के अंदर कि अडानी का जो शेयर प्राइस है वो इन्फ्लेटेड है, यानी कि जहां पर है अभी वहां पर होना नहीं चाहिए। वो पैसा कहीं ना कहीं से घुमा रहे हैं, एक स्कैंडल चल रहा है। इन्होंने क्या बोला था कि जो अडानी है उनकी शेल कंपनीज हैं। शेल कंपनीज क्या होती है? बेसिकली ऐसी फेक कंपनीज होती हैं जो होती तो हमारी ही हैं लेकिन हमारे नाम पे नहीं होती है, और बाहर के देशों में होती हैं, जैसे मॉरिशस में या फिर बरमूडा में। तो बोला इन्होंने कि अडानी जी की 2 कंपनीज होंगी या बहुत सारी होंगी मॉरिशस में और बरमूडा में, और वहां से पैसा उलटफेर करके अपने शेयर प्राइस को ऊपर बढ़ाया जा रहा है, जो कि बढ़ना नहीं चाहिए था। तो इनकी वो रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट के आने के बाद 30 से 50% का वो स्टॉक प्राइस गिर गया। ये भी जरूरी था आपको बताना, क्योंकि ये बैकग्राउंड है कि ये इंडिया से कैसे कनेक्टेड है। ये रिपोर्ट थी पुरानी। उसके बाद इन्होंने बोला कि सेबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो थी पुरानी रिपोर्ट। अब नई रिपोर्ट जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है अचानक से, फिर इतना बड़ा हंगामा क्यों होने लग गया है? क्योंकि पहले तो रिपोर्ट आई थी किसके ऊपर? अडानी जी के ऊपर, कि भैया अडानी जी ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला है रिपोर्ट में, 4 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन चेहरा इस बार है वो है माधवी बूच जी। अगर आप नहीं जानते हैं कि माधवी बूच जी कौन है, तो माधवी बूच जी सेबी की चेयरपर्सन है, और 4 पॉइंट्स हम इस रिपोर्ट में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको वो रिपोर्ट ही दिखा देता हूं जो इन्होंने निकाली है। ये वो रिपोर्ट है, ये पूरी रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें से मेन 4 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होने वाली है यार, क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं है जिनके ऊपर इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं इस बार। सबसे पहला पॉइंट है नोटिस। ये बोलते हैं कि हमारी रिपोर्ट को जो हमने निकाला था जनवरी 2023 में, तो सेबी ने अडानी जी के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हमको ही नोटिस भेज दिया कि भैया तुम तो शॉर्ट सेलर्स हो और तुम तो पैसा बना रहे हो, इसलिए तुम ये रिपोर्ट निकाल रहे हो। पहले इन्होंने ये क्लेम किया है कि आपने उधर तो कुछ नहीं किया अडानी जी का, बल्कि हमको ही नोटिस भेज दिया जो कि आपको भेजना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज, इन्होंने एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है सेबी चेयरपर्सन
ध्यान से समझना, मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ रिपोर्ट की जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सेबी चेयरपर्सन और उनके हस्बैंड के ऊपर, माधवी बूची और धवल बूची, ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने लगाया है कि इन्होंने इसलिए इन्वेस्टिगेशंस नहीं करी क्योंकि ये भी जो ऑफशोर कंपनीज जो मैंने आपको बताई ना कि अडानी जी की मॉरिशस और बरमूडा में, जो उन्होंने बताया था पिछली रिपोर्ट में, ये लोग कहते हैं कि सेबी चेयरपर्सन भी इसमें स्टेक्स लेती थी, उनके स्टेक्स थे, इसीलिए उन्होंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करी क्योंकि उनके स्टेक थे इस कंपनी के अंदर। तो बहुत बड़ा एलिगेशन ये हो जाता है कि अगर आपके स्टेक्स हैं एक ऐसी के कंपनी के अंदर जिस पे पहले इन्होंने रिपोर्ट निकाली कि भैया वो फेक तरीके से अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं, तो इस बार इनका ये एलिगेशन है। मेन चीज यही है इसकी। तीसरी चीज जिन्होंने प्रूफ दिए हैं, इनका प्रूफ है कि एक कंपनी है, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है IIFL, उसके थ्रू ये काम करवाया गया। तो मैं आपको रिपोर्ट में ही डायरेक्टली दिखा देता हूं कि इन्होंने क्या बोला है। जो IIFL एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, उसका एक फंड है IPE प्लस फंड, जो मैंने आपको बता दिया कि मॉरिशस में है। वो मेन फर्म है जिसमें अडानी जी अपने शेयर प्राइसेस को इन्फ्लेट करते हैं, और इनका कहना है कि उसी फंड में स्टेक्स हैं माधवी बूजी और उनके हस्बैंड के। ये इनका कहना है। तो ये सारी चीजें इन्होंने इस रिपोर्ट में बताई है। ये देखिए, करंट चेयरपर्सन ऑफ सेबी एंड हर हस्बैंड हैड स्टेक्स इन बोथ ऑब्सक्योर ऑफशोर फंड्स यूज्ड इन द अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल। ये मेन एलिगेशन है, और ये बहुत बड़ी बात है। आप छोटे मोटे इंसान के ऊपर एलिगेशंस नहीं लगा रहे हो, आप डायरेक्टली एक इतनी बड़ी गवर्निंग बॉडी की चेयरपर्सन के ऊपर एलिगेशन से लगा रहे हैं। ये तीसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या था कि भैया हमको ही नोटिस भेज दिया। दूसरा पॉइंट था चेयरपर्सन के ऊपर ही एलिगेशंस लगा दी। तीसरा था IIFL का जो IPE फंड है उसके थ्रू पैसा घूमा और आपके स्टेक्स थे। चौथा पता क्या है, मेन चीज तो ये है। अब देखो यार, इसमें तो मैं भी थोड़ा हिल गया था कि यार ये तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है यार। तो ये बहुत मुझे लगा कि यार कुछ तो भी है, अगर ये एलिगेशंस प्रूव हो जाते हैं तो फिर बात कुछ और ही होने वाली है। चौथा था इनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या था कि बेसिकली आपकी फैमिली से कोई कहीं पर है तो आप उसको साइड से सपोर्ट कर रहे हो। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूँ। तो सेबी चेयरपर्सन बनने से पहले वो सेबी में काम करती थी। जो माधवी बूच जी थी वो सेबी में एक पोजीशन पर थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, होल टाइम मेंबर 2017 से लेकर 2021 तक माधवी बूच जी होल टाइम मेंबर थी सेबी में। और इनका कहना है कि उसी के बीच जो माधवी बूच जी के हस्बैंड थे वो सीनियर एडवाइजरी बन गए थे एक कंपनी के अंदर, जिस कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन। ये देखिए, ड्यूरिंग माधवी बूच's tenure as a whole-time member at SEBI, her husband was appointed as a senior advisor to Blackstone. Blackstone क्या है? ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ठीक है। ये बेसिकली है तो न्यूयॉर्क की, लेकिन इंडिया में भी जो इनकी फर्म है वहाँ पर ये सीनियर एडवाइजर बन गए थे। इनके हस्बैंड, माधवी बूच जी के हस्बैंड जो हैं, वो यहाँ पर सीनियर एडवाइजर बन गए थे। और अब देखो मेन चीज़ पता क्या है, जो ये ब्लैकस्टोन है, ये क्या कर रही थी? इन्वेस्टमेंट ही करेगी। जब इन्वेस्टमेंट फर्म है तो ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कर रही थी? REITs में और इनविट्स में। अब देखो, REITs क्या होती हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, और इनविट्स होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड्स। यानी कि देखो, फंड्स होते हैं ना, जैसे गोल्ड का फंड है तो यानी कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो उस फंड का भी ऊपर जाएगा। ये रियल एस्टेट वाले हैं कि ये फंड्स ऐसे होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स, कि अगर रियल एस्टेट का प्राइस ऊपर जाएगा तो इन फंड्स का भी प्राइस ऊपर जाएगा। तो उसमें ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है। आप ये समझना पहले कि ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्ट किया हुआ था। अब इनका कहना है कि ठीक है, इन्वेस्ट तो कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्ट कर दिया है तो फिर माधवी बूच जी ये क्यों कह रही हैं? सेबी चीफ सेज हर न्यू फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट REITs और इन्वेट्स में इन्वेस्ट करो। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके हस्बैंड उनको एडवाइस कर रहे हैं ब्लैकस्टोन को कि आप भैया वहां पैसा लगाओ, और आप इधर से इतनी बड़ी पोजीशन पे ये कह रहे हो कि REITs मेरी फेवरेट इन्वेस्टमेंट है।
तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये इनके एलिगेशंस हैं इन माधवी बूच जी के ऊपर कि भैया आपको ये नहीं बोलना चाहिए था और आप भी कहीं ना कहीं मिले हुए हो। तो ये 4 चीजें इन्होंने रखी हैं। सबसे पहला कि भैया हमको नोटिस क्यों भेजा, दोबारा से बता देता हूँ, बहुत ज़रूरी है समझना। नोटिस क्यों भेजा? आपने तो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी सेबी को, आपने क्यों नहीं करी? आपने हमको ही नोटिस भेज दिया। दूसरा, उन्होंने क्या बोला कि सेबी ने इन्वेस्टिगेशन इसलिए नहीं करी क्योंकि जो चेयरपर्सन है उनके ही स्टेक्स हैं, जो ऑफशोर कंपनी है। तीसरा, जो इन्होंने फंड बताया IIFL कि भैया आपके स्टेक्स हैं इसमें, आप इससे पैसा बना रहे हैं शायद। और चौथा, आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कैसे बोल सकते हैं कि REITs में इन्वेस्ट कीजिए जब आपके हस्बैंड ही वहाँ से फाइनेंशियल सीनियर एडवाइजर है वहाँ पर। तो ये 4 इन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इन एलिगेशंस का हम क्या करें? देखो ये 4 चीज़ें उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं। अब देखो मेरा वर्ड पकड़ना कि ये एलिगेशंस हैं, दिस इज़ नॉट अ कोर्ट ऑर्डर येट, कि अभी ये कोर्ट से ऑर्डर नहीं आया है कि भैया ये प्रूव नहीं हुई हैं अभी चीज़ें। तो ये एलिगेशंस हैं, लेकिन अगर प्रूव हो जाते हैं तो क्या होगा? आपका ये सवाल होगा। अगर प्रूव हो जाते हैं तो अडानी का शेयर फिर से टूटने वाला है। अगर ये प्रूव हो जाता है, और ऑलरेडी ये नेगेटिव सेंटिमेंट तो है ही ये रिपोर्ट, लेकिन अगर प्रूव हो जाते हैं तो फिर और भयानक तरीके से ये चीज़ें टूटने वाली हैं। प्रूव कैसे होंगी? देखो प्रूव तो सुप्रीम कोर्ट की ही बॉडी कर पाएगी। कोई छोटी मोटी बॉडी इसमें अगर डिसीजन लेगी तो वो उतना मान्य नहीं रहेगा और ले भी नहीं पाएगी, क्योंकि सेबी एक इतनी बड़ी बॉडी है जिसको सुप्रीम कोर्ट से ही अगर एक टीम बने तो वो ही शायद इसको प्रूव कर पाएंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर प्रूव होता है तो बहुत अच्छे तरीके से वो शेयर टूटने वाले हैं जिनके नाम लिए गए हैं। अब अभी क्या करें? अभी के लिए क्या करें जब तक प्रूव नहीं है? देखो जब तक इट्स नॉट प्रूवन तो ये एलिगेशंस हैं, तो हमें एक न्यूट्रल स्टैंस रखना है एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर। एज अ ट्रेडर पहले आपको बता देता हूँ, आपको एक न्यूट्रल स्टैंस रखना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। ये वीडियो मैंने बनाया है सीक्रेट टूल फॉर डे ट्रेडिंग। इस टूल को फॉलो करके आपको एक बायस मिल जाएगा, जिस साइड मार्केट प्राइस एक्शन क्रिएट कर रहा है उस साइड आपको ट्रेड लेना है। आपको कोई भी ऐसा तगड़ा बायस बना के मार्केट में नहीं जाना है कि मार्केट तो अब यहीं से गिरने वाला है और मैं होल्ड करूंगा। यू शुड नॉट एक्सटेंड योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस आपको नहीं बढ़ाना है कि मार्केट ने तो गिरना ही गिरना है, गिरना ही गिरना है, ऐसा कभी नहीं होता है। जिस चीज को मास परसीव कर रहा है वो मार्केट में कभी नहीं होता है, ये समझना आप चीजों को। ठीक है, जो सबको पता है वो नहीं होने वाला है। तो आप चीज़ों को समझना कि आप अपना कोई हार्ड बायस क्रिएट करके मत जाना। इस वीडियो को पूरा देख लेना, जो ये वाली है सीक्रेट टूल फॉर डे ट्रेडिंग वाली, और आपका बायस जो छोटा मोटा बायस है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी हार्ड बायस मत रखना, एक न्यूट्रल बायस के साथ आपको जाना है। अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करें? इन्वेस्टर्स को मुझे लगता है कि डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और आज तक भी करना ही चाहिए था। देखो न्यूज़ तो ऐसी आती रहेंगी। मार्केट देखो क्या है ना, बहुत सेंटिमेंटल है। इट इज़ लाइक वेरी ड्रिवन बाय द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। मतलब लोगों का सेंटिमेंट चेंज होता है, मार्केट टूट जाता है। लोगों का सेंटिमेंट बुलिश होता है, मार्केट ऊपर चला जाता है। तो आपको हमेशा से ही, यू शुड नॉट कीप ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बास्केट। कभी भी अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि सब एक साथ फूट जाएंगे। लोग बोलते हैं कि यार आप सिर्फ ट्रेडर ही हो तो ट्रेडर ही ट्रेडिंग ही करो ना, ऐसा करो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। यू शुड हैव मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। हर जगह से आप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये मत समझो कि सारा पैसा स्टॉक्स में ही लगाना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि कहीं और से भी आपको पैसा आना चाहिए। हो सकता है थोड़ा रियल एस्टेट से आना चाहिए, हो सकता है आपको थोड़ा यूट्यूब से आना चाहिए, हो सकता है थोड़ा फ्रीलांसिंग से आना चाहिए, वीडियो एडिटिंग से आना चाहिए, ग्राफिक डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। तो आप कोई ना कोई अपनी एक ऐसी स्किल बनाइए जिससे आपको बाहर से भी पैसा आ रहा है। तब आप ट्रेडिंग ना सही दिमाग और काम तरीके से कर पाएंगे। तो पहले तो अगर आप कुछ और, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो पहले तो अपनी इन्वेस्टमेंट ही आप डाइवर्सिफाई कर दीजिए। ठीक है, गोल्ड्स वगैरह में और भी बहुत चीज़ें हैं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन थोड़ा रिसर्च करके अपनी इन्वेस्टमेंट आप डाइवर्सिफाई कीजिए। और अगर आपके पास कोई और स्किल है तो उससे पैसा कमाना मत छोड़िए। अगर आपकी पहली दुकान से दूसरी दुकान बनी है ना, तो पहली दुकान बंद नहीं करनी है। ये रूल होता है। आप पहली दुकान से अगर दूसरी बना रहे हैं तो उस पे किसी और को बिठाइए, पहली पे खुद ही बैठिए, क्योंकि वो मेन दुकान है जिससे दूसरी बनी है। तो ये आपको मैंने एक एडवाइस दे दी है कि एज अ ट्रेडर आपको क्या करना है, कोई हार्ड बायस क्रिएट नहीं करना है। और एज अ इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना है कि डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर फोकस करना है। बाकी देखते हैं मार्केट किस तरीके से इस न्यूज़ को लेता है। मंडे को मार्केट ओपन होगा, किस तरीके से इस न्यूज़ को लेता है। अगर ये वीडियो आपको सिंपल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपके कोई अभी भी क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये चैनल आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।